हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से इजराइल फिलिस्तीन विवाद का जितना भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है, वो डिस्कस करने जा रहा हूं। अब ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या जिसे कहें कि पूरी हिस्ट्री अगर मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, कोशिश करेंगे बहुत शॉर्ट में आपको समझा दें कि असलियत में पूरी हिस्ट्री है क्या। तो उससे पहले मैं आपसे सिर्फ कुछ वर्ल्ड मैप के ऊपर जगह दिखाकर वहां पर के बारे में डिस्कस करूंगा कि क्या आप लोग इन चीज़ों के बारे में या इन लोगों के बारे में जानते हैं। आंसर अगर मिल जाए तो हम उसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो असलियत में पहला एक मामला यहां आपको नजर आएगा, इजराइल फिलिस्तीन। यहां ये एक डिस्प्यूट नजर आएगा, इजराइल पैलेस्तीन। दूसरा डिस्प्यूट आपको यहां नजर आएगा, कश्मीर। तीसरा डिस्प्यूट आपको अफगानिस्तान के अंदर नजर आएगा। चौथा डिस्प्यूट आपको यहां पर रोहिंग्या का नजर आएगा। पांचवा डिस्प्यूट आपको यहां पर इधर उइगुर मुस्लिम्स का नजर आएगा। उइगुर मुस्लिम्स का नजर आएगा। अगर आप यहां मेन देखें तो ये पूरा मिडल ईस्ट जो है वो इसकी उसमें है, जद में है। अब यहां से इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। उइगुर मुस्लिम्स, चाइनीज आर किलिंग, रोहिंग्याज, बुद्धिस्ट, चाइनीज गवर्नमेंट इज किलिंग, बुद्धिस्ट गवर्नमेंट इज किलिंग, अफगानिस्तान killing each other, tribes are killing each other, कश्मीर दुनिया के सबसे डिस्कस्ड या एक तरीके से इसमें लंबे चलने वाले इश्यूज में से कश्मीर, वहां पर मेजॉरिटी was killing, majority forced the Hindu minority, Muslim majority forced Hindu minority to leave their homes, अपने घरों को छोड़ने के लिए मुस्लिम मेजॉरिटी ने माइनॉरिटी को भगाया। और यहां पर इजराइल, अरब्स आर किलिंग पैलेस्टीनियंस। ये सारे डिस्प्यूट्स हैं। अगर यहां इसको, मुझे दुनिया में किसी से कोई मतलब नहीं है, मैंने ये सारे वीडियो अपने देश के लोगों के लिए बनाए हैं, तो ये सारा मामला देश का है। तो असलियत में अगर इन सभी मामलों में इंडियंस से पूछकर देखोगे, सभी इंडियंस से, तो जितने भी इंडियंस यहां रहते हैं वो इसको अलग अलग कैटेगराइज कर देखेंगे कि यहां पर असलियत में यहां इजराइल फिलिस्तीन मामले में कंट्री दो पार्ट्स में बटी हुई होगी। एक तरफ इजराइल को सपोर्ट करेंगे, एक हिस्सा इजराइल को सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है, दूसरा हिस्सा फिलिस्तीन को सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। ऑन द नेम ऑफ रिलीजन, धर्म के नाम पर हमारा हिंदुस्तान बटा हुआ है। एक तरफ इजराइल खड़ा है, दूसरी तरफ फिलिस्तीन। यहां अफगानिस्तान के नाम पर भी पूरा जो कंट्री है वो यूनाइटेड ना होकर उसमें भी रिलीजियस बैकवर्डनेस का नाम देके असलियत में एक ग्रुप शांत हो जाता है, क्योंकि उस सभी लगभग सभी लड़ने वाले उसके रिलीजन से बिलोंग करते हैं, और दूसरा ग्रुप जो है वो क्रिटिसिज्म पर उतर जाता है कि ये लोग तो हैं ही ऐसे। अगर उइगुर मुस्लिम्स की बात करते हैं, जो चाइनीज गवर्नमेंट मार रही है इन लोगों को, तो यहां पर भी हिंदुस्तान के लोग दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। और यहां पर एक जो रेडिकल हिंदू ग्रुप है वो कहता है अच्छा है मार रहे हैं, और जो मुस्लिम्स हैं
वो कहीं ना कहीं दबी जबान में इधर उधर बगले झांकने लग जाते हैं कि चाइना को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, पता नहीं क्या क्या, या आवाज भी उठाते हैं। तो भारत के एक भी लीडर ने इनकी आवाज नहीं उठाई। उइगर मुस्लिम्स के मामले में एक भी इस्लामिक स्कॉलर ने इसकी आवाज नहीं उठाई। यहां तक कि अगर पाकिस्तान को भी देखोगे तो उनके मुंह में भी दही जम जाती है। तीसरी तरफ रोहिंग्या के मामले में भी असलियत में अगर आप लोग यहां पर देखते हैं रोहिंग्या के मामले में भी, तो यहां पर भी पूरा हिंदुस्तान दो पार्ट्स में धर्म के नाम पर बटा हुआ होता है। एक इनको हिंदुस्तान में शरण देने के नाम पर बसाने की बात कर रहा होता है और दूसरा इनको घुसने ना देने की बात करता है। और एक रेडिकल फॉर्म में दोनों तरफ रेडिकल्स हैं। एक जो है वो बुद्धिस्टों को मारने काटने की बात करता है और दूसरा बुद्धिस्टों को सपोर्ट करने की बात करता है। इन शॉर्ट, हिंदुस्तान के लोगों की जो संकीर्ण सोच है, जो नैरो माइंडेडनेस है, जो नैरो मेंटेलिटी है, लैक ऑफ नॉलेज है, गधों वाला दिमाग लेकर ये लोग बैठे हुए हैं और हर चीज को धर्म के नाम पर उगलने की कोशिश करते हैं और जो सुना सुनाया है उसके हिसाब से डिस्कस करने की बात करते हैं और उसी को ज्ञान मान बैठते हैं। ये गलत सोच है। यहां हर मामले में अगर आप धर्म ढूंढ रहे हैं तो यकीन मानिए यहां मामला आप लोगों की बुद्धि का है जो खराब है। इजराइल फिलिस्तीन पर ही बताने वाला हूं पूरी हिस्ट्री, लेकिन एक बार सोच कर देखिएगा इन सब मामलों में यहां सिर्फ एक तो मामला आ रहा है क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, इंसानियत के विरोध में जो गुनाह, जो जुर्म हो रहे हैं वो, और दूसरी तरफ यहां मामला जो है वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स है और वो भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। जियो पॉलिटिक्स आप कहेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जियो पॉलिटिक्स, इसके अलावा कुछ भी नहीं। यहां इन सभी मामलों का धर्म से लेना देना कुछ भी नहीं है। इन सभी मामलों का धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ राजनीति है जिसमें धर्म यानी रिलीजन को एक वेपन की तरह इस्तेमाल किया गया है। इतना समझ लीजिए, समझे? यहां धर्म को एक वेपन यानी एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया है। अगर मैं यहां पर आप लोगों को समझाने की थोड़ी सी कोशिश करूं दोस्तों, तो असलियत में तीन चीजें इस दुनिया को ड्राइव कर रही हैं। एक तरफ है पॉलिटिक्स, या यूं कहें पॉलिटिक्स की जगह यहां पर है पावर, ताकत। दूसरी तरफ है इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था, और तीसरी तरफ है रिलीजन, धर्म। असलियत में ये तीन चीजें हैं जो एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमती हैं, और यहां इन तीनों के बीच में एक सेंटर पॉइंट है जहां पर आकर तीनों के तीनों मिलते हैं, जहां पर आकर तीनों के तीनों मिलते हैं, और ये पॉइंट है पॉलिटिक्स यानी राजनीति। अब यहां दो चीजें एक ध्यान रखेंगे आप लोग कि मैं रिलीजन दो पॉइंट्स पर बात कर रहा हूं। एक है प्रीस्टली रिलीजन, एक है प्रीस्टली रिलीजन यानी पुजारी वर्ग का धर्म, जो हमें इंफॉर्मेशन देकर, इसमें आपके पुजारी हो गया, प्रीस्ट हो गया, उसमें आपके मुल्ला मौलवी हो गए, उसमें आपके जो चर्च के फादर हो गए, ये सारे लोग आ जाते हैं प्रीस्टली रिलीजन। दूसरी तरफ एक रिलीजन जिसे हम सेंटली रिलीजन कहेंगे यानी संतों का धर्म कहेंगे, उसकी बात जो संत का धर्म होगा, जो आपको असलियत में सेंसेस से कॉन्साइंस की तरफ, सेंस से कॉन्साइंस
यानी इच्छाओं से, इंद्रियों से चेतना की तरफ लेकर जाएगा, उसकी बात। अगर आप ये सोचते हैं तो दो धर्म हैं आप लोगों के सामने। एक वो धर्म है जो कि असलियत में सेंटली रिलीजन है, ये एक ट्रू रिलीजन है, ये एक वास्तविक धर्म है, और ये प्योरली पर्सनल है, यानी पूरे तरीके से ये व्यक्तिगत है। ये हमारा व्यक्तिगत मामला है, इसका समाज से, इसका दीन दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। ये वो पॉइंट है जहां पर एक इंसान धर्म को समझ के, खुद समझ के, अपने गुरु बनाकर कैसे भी करके खुद समझ के अपने ऊपर सारे लॉज इंप्लीमेंट करे और एक अच्छा इंसान बनकर निकले। एक वो धर्म है जिसमें सूफी आ गए, जिसमें संत आ गए, जिसमें महात्मा आ गए, जो दुनिया को कुछ ना कुछ दे रहे हैं, दुनिया को नई दिशा दिखा रहे हैं। एक वो धर्म है। यहां पॉलिटिक्स की बात करते हुए मैं इस धर्म की बात बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि ये असली रिलीजन है, ट्रू रिलीजन है। चाहे इसमें ब्राह्मणिज्म हो गया, चाहे इसमें इस्लाम हो गया, चाहे इसमें क्रिश्चियनिटी हो गई, चाहे इसमें बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, सिखिज्म, दुनिया का कोई भी धर्म है, जो सत्य है वो ये वाला है। और ये प्योरली पर्सनल इशू है, शुद्ध रूप से व्यक्तिगत मामला है। इसका दीन दुनिया से, समाज से, किसी से कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले अपने आप को सुधार का मामला है। जो धर्म युद्ध है वो अपने से है, सुधारना है वो अपने को है, अच्छा इंसान बनाना है वो अपने आप को बनाना है। एक रिलीजन ये है, इसका दुनिया की किसी भी तरीके की राजनीति से कोई मतलब नहीं है। ये गौतम बुद्ध का धर्म है, ये वेदों में लिखा हुआ धर्म है, ये महावीर जैन का धर्म है, ये क्या नाम है आजीवकों का धर्म, ये क्या नाम है आजीवकों का धर्म है। यही आपका आगे चलकर जो भी आप बात करते हैं, जिस भी धर्म की बात करते हैं, प्रॉफेट मोहम्मद से लेकर ईसा मसीह से लेकर अब्राहम से लेकर यूसु से लेकर यजीदी से, सब धर्म यही है जो एक इंसान को अच्छा बना रहा है। हम इसकी बात नहीं कर रहे क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, लेकिन इसके बारे में दीन दुनिया में कोई नहीं जानता, बहुत कम लोग जानते, और जो जानते हैं वो महावीर या सिद्ध पुरुष बन गए, और जो नहीं जानते हैं वो इस कैटेगरी में आ जाते हैं, प्रीस्टली रिलीजन, पुजारी वर्ग का रिलीजन, जो पुजारी हमें बताते हैं, जो पुजारी हमें बताते हैं। और ये जो धर्म है, ये धर्म असलियत में राजनीति का खिलौना है, राजनीति का खिलौना है ये। और ये जो राजनीति का खिलौना है, किस लिए? शक्ति हासिल करने के लिए। और ये शक्ति किस लिए है? अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी, यानी पैसे पर कब्जा करने के लिए, धन पर कब्जा करने के लिए, व्यापार। और धन कैसे मिलेगा? ट्रेड एंड कॉमर्स से, ट्रेड एंड कॉमर्स से। ट्रेड एंड कॉमर्स क्या? व्यापार एवं वाणिज्य से। अब ये जो व्यापार एवं वाणिज्य, ये दो तरीके से हो सकता है। या तो आप प्रोड्यूसर हो यानी उत्पादक हो, जैसे भारत है, या फिर आप ट्रेड रूट के ऊपर कब्जा करते हो, यानी व्यापार मार्ग पर। ये दो चीजें हैं जो आप लोगों को समझनी है। ये समझ लीजिए, दुनिया असलियत में तीन धुरियों पर घूमती है। उसके केंद्र में है राजनीति। राजनीति का, पॉलिटिक्स का ओनली ऑब्जेक्टिव, एकमात्र उद्देश्य क्या है? पावर पर कब्जा, सत्ता पर कब्जा। सत्ता कैसे मिलेगी? जब आप लड़ोगे। लड़ोगे कैसे? जब आप अपने साथ लोगों को जोड़ोगे, सेना बनाओगे। सेना कैसे बनाओगे? आप धर्म का इस्तेमाल करके लोगों को धर्म के नाम पर बहकाओगे। तुम्हारे एजेंट कौन होंगे? ये प्रीस्टली क्लास, पुजारी वर्ग। इस पुजारी वर्ग को क्या मिलेगा? पैसा, सम्मान, ताकत। उसके बदले में धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाएंगे, भड़काएंगे, उकसाएंगे। लोग उखड़ेंगे, राजनीति होगी। उस राजनीति का ऑब्जेक्टिव क्या है? सरकार बनाना या सत्ता पे कब्जा करना। वो सरकार और सत्ता क्यों बनाना चाहते हैं?
ताकि पूरी इकोनॉमी, पूरा सिस्टम, पूरी व्यवस्था उनके अनुसार चले। आदत है। इसीलिए पूरी दुनिया इन 3 चीजों पर घूम रही है। लेकिन ये धर्म क्या है? ये मुखौटा है। कौन सा मुखौटा है? दुनिया को दिखाने वाला। ये धर्म क्या है? मुखौटा है। कौन सा मुखौटा है? दुनिया को दिखाने वाला। ये क्या है? रियलिटी। इकोनॉमी क्या है? रियलिटी, वास्तविकता। ये ब्लड एंड हार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड, इस दुनिया का रक्त और हृदय है। आज भी देख लो, इकोनॉमी रुकी हुई है, हर आदमी का काम रुका हुआ है, अब सिर्फ रोटी खा रहा है। कोरोना पीरियड में, लॉकडाउन के अंदर सब कुछ बंद है, खाली बैठे हुए हैं। क्या है? इकोनॉमी रुकी हुई है। इकोनॉमी रुकी हुई है तो अर्थव्यवस्था रुकी हुई है। अर्थव्यवस्था रुकी हुई है तो लोगों को काम धंधे बंद हैं, सब चीजें बंद हैं। ऐसा लग रहा है जीवन क्या, दुनिया रुक गई है, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। जब आगे नहीं बढ़ पा रहे तो क्या होगा? सब चीजें बंद। और यहां से पूरी दुनिया जो है, ऐसा लग रहा है कि इकोनॉमी बंद है। इकोनॉमी चलना शुरू, छलांगे मारना शुरू, और जैसे ही इकोनॉमी चलना शुरू होगी, छलांगे मारना शुरू होगी, देखना पूरी दुनिया का पहिया जब घूमने लग जाएगा, हर तरफ खुशहाली और तेजी आ जाएगी। होता है यही वास्तविकता है, यही रियलिटी है, और इसी को समझना है। दुनिया इधर ही घूम रही है। अब इजराइल के मुद्दे पर आ जाते हैं। इजराइल पैलेस्तीन, ये 2 देश हैं, और ये असलियत में एक तरीके का कॉन्फ्लिक्ट है, विवाद है, इशू है, मुद्दा है। यूं कहें कि हमारी 2 जनरेशन पहले भी लोगों ने, यानी 1948 के आसपास तक, हमारी मेरे दादाजी उस समय पर जवान रहे होंगे, तो उस समय पर भी इशू था, लड़ाई हुई। मेरे पिताजी के समय पर भी 1970s के 60s और 70s के आसपास बड़े हो गए थे, तो उनके लिए भी मुद्दा था। आज हम जब पढ़ रहे थे 2000 वाले डिकेड में, हमारे लिए भी मुद्दा था, और अब मेरे बच्चे पढ़ने के लिए तैयार हो गए हैं, तो इजराइल पैलेस्टीनियन इशू उनके लिए भी इशू है। दुनिया को क्या दिखाई दे रहा है ये दुनिया? अब इसे ओपिनियन देखिएगा, 2 तरीके से है। दुनिया को क्या दिखता है? दुनिया के लिए ये एक क्या है? दुनिया के लिए, यहां तक कि भारत के लिए, और इस दुनिया में मैं आम आदमी की बात कर रहा हूं, कॉमन मैन, आम आदमी, उसकी बात कर रहा हूं। आम आदमी की बुद्धि कम होती है, आम आदमी की बुद्धि कम होती है, और यूपीएससी का जब कैंडिडेट होता है ना, तो उसके पास भी ऐसी बुद्धि कम होती है, और मैक्सिमम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के साथ तो गजब यही होता है। आम आदमी को चाहिए सिर्फ एक चीज, इंफॉर्मेशन, सूचना, वो उसी में उछलना शुरू कर देता है। कोरोना में देखो, मर गए, हाय मर गए, ये मर गया, वो मर गया, नेगेटिव खबरें। इंफॉर्मेशन, एक इंफॉर्मेशन, एक महिला को कोरोना की वजह से, क्या नाम है, अपना बेटे की लाश जो है, बेटे की कोरोना से मौत हुई, और उसे ई रिक्शा के ऊपर अपने बेटे की डेड बॉडी को ले जाना पड़ा। एक आदमी 3 किलोमीटर तक पैदल चला अपनी बेटे की डेड बॉडी उठाने के लिए। एक औरत, 2 जुड़वा बेटे, दोनों मर गए। ऐसी खबरें, इंफॉर्मेशन। जब ये इंफॉर्मेशन मिलती है, आदमी पैनिक फैल गया तो क्या हुआ? घबरा गया, डर गया। डरने से क्या हुआ? और ज्यादा बीमारी फैली, मौतें ज्यादा होने लग गई, पैनिक चारों तरफ। आम आदमी, उसे सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहिए। यूपीएससी का स्टूडेंट यही करता है, यूट्यूब के ऊपर जाएगा, दनादन सिर्फ और सिर्फ वीडियोस देखेगा, इंफॉर्मेशन, दनादन इंफॉर्मेशन लेगा, और जब इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेगा, नोट से लेकर सब चीजों के बड़े बड़े अंबार लगा लेगा। कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आउटकम तो है ही नहीं। समझदार आदमी क्या करेगा? इंफॉर्मेशन से गिने चुने डाटा का एनालिसिस करेगा। एनालिसिस जरूरी है। लोगों की डेथ हो रही है, इंफॉर्मेशन।
किस रेशियो में डेथ हो रही है, तो 99.5% लोग ठीक हो रहे हैं, 0.5% लोग मर रहे हैं, चलो 1% लोग मर रहे हैं। एनालिसिस डाटा का कि 99% लोग ठीक हो रहे हैं, यानी बहुत ज्यादा खतरनाक बीमारी नहीं है। डाटा एनालिसिस, समझदार ने क्या किया, डाटा पढ़ा, उसके बाद यह देखा कौन लोग बच रहे हैं और कौन मर रहे हैं, उसको फर्दर एनालिसिस किया, उसकी ट्रीटमेंट को एनालिसिस किया, उसके प्रिकॉशन, सबसे पहले तो प्रिकॉशन को एनालिसिस किया कि भाई क्या करने से बचा जा सकता है, फिर ट्रीटमेंट का एनालिसिस किया कि किस तरीके से ट्रीटमेंट हो सकता है, शुरू से आखिरी तक सारा एनालिसिस करने के बाद योग प्राणायाम से लेकर तुलसी की चाय से लेकर मुनक्का वगैरह खाने से लेकर सब चीजें फिट एंड फाइन होकर घर में बैठ गया। जो डरे हुए थे वो हॉस्पिटल पहुंच गए, डरे हुए थे हॉस्पिटल पहुंच गए। इंफॉर्मेशन, यूपीएससी का स्टूडेंट डरा हुआ था, किताबें लेके आ गया। यूपीएससी का स्टूडेंट डरा हुआ था, बड़े बड़े टीचरों के नोट्स लेके आ गया। हिस्ट्री के टीचरों के अगर नोट्स की गिनने शुरू करेंगे, 5 टीचरों के नोट्स और लगभग 10 राइटरों की किताबें लाके टेबल के ऊपर रख दी, सर यूपीएससी फोड़ कर दिखाएंगे। बेवकूफ है, इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा है। उसके बाद सारा दिन यूट्यूब चैनल देख रहा होता है, यूट्यूब पे क्या मिल रही है, इंफॉर्मेशन, सूचनाओं का अंबार है। फिर उसके बाद क्या होता है, एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन क्रिएट्स कंफ्यूजन, फियर होता है। ये एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, दुनिया में किसी भी चीज की जो इंफॉर्मेशन है, अगर वो एक्सेस हो गई है और विदाउट एनालिसिस है, यानी तुमने उसका एनालिसिस नहीं किया, बस इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते जा रहे हो, ये एक्सेस इंफॉर्मेशन विदाउट एनालिसिस कंफ्यूजन क्रिएट करेगी और कंफ्यूजन अल्टीमेटली लीड्स टू फियर, एंड फियर इज नथिंग बट डेथ। चिंता चिता समान है। कंफ्यूजन क्या है, समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आने का अगला चरण क्या है, चिंता, घबराहट, और चिंता का अगला स्टेप क्या है, चिता, डेथ। चिंता चिता समान है। ये अक्सर हम लोग गलती करते हैं, आम आदमी से लेकर यूपीएससी या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम, खासकर यूपीएससी जैसा स्टूडेंट या यूपीएससी जैसा एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाला कोई भी स्टूडेंट ये गलती हमेशा करता है। उसकी हैबिट है, उसको कभी आप बदल नहीं सकते, ये रियलिटी है। और इसी चीज को आप समझिए, इंफॉर्मेशन से ज्यादा जरूरी है जो इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, पहली बात ये देखो उसका सोर्स क्या है, स्रोत क्या है उसकी, और उसके बाद उसका साइंटिफिक एनालिसिस करो कि भाई असलियत में उसको किस तरीके से देखा जाए, और फिर ट्राई टू फाइंड न्यू वेज, नए तरीके निकालने की सोचो। ये जो है, ये किसी भी दुनिया में किसी भी जगह या चीज के लिए सक्सेस क्रिएट करता है। दुनिया में किसी भी जगह या किसी भी चीज के लिए सक्सेस क्रिएट करेगा। यही चीज आप लोगों को करनी है, यही चीज आप लोगों को पढ़नी है, समझनी है। दुनिया में आम आदमी को भी यही चीज समझनी है। दुनिया अभी यूट्यूब के ऊपर जितने भी इजराइल और फिलिस्तीन के ऊपर कलेश की वीडियो हैं, ये बिल्डिंग गिर गई, 10 सेकंड में बिल्डिंग तबाह, 6 सेकंड में बिल्डिंग तबाह, गजब। और जैसे ही वो 6 सेकंड में बिल्डिंग तबाह, वो वीडियो आसमान छू रहा होता है, उसके व्यूज। आदमी को ये समझ में नहीं आ रहा, ना वो इस चीज को देख रहा कि अरे भैया समझो इस चीज को, असलियत में लड़ाई क्यों हो रही है और पूरा हिंदुस्तान बटा हुआ है, और सोशल मीडिया के ऊपर लगे हुए हैं एक दूसरे को गालियां बकने में। लड़ाई वहां हो रही है, दुश्मनी यहां बढ़ा रहे हैं। लड़ाई इजराइल फिलिस्तीन में है, दोनों के प्रधानमंत्रियों के नाम तक नहीं पता होंगे ढंग से, और एक के प्रधानमंत्री का नाम पता है तो राष्ट्रपति का नाम नहीं पता होगा, और कौन सा सिस्टम है, कौन सी लैंग्वेज है, कौन से लोग हैं, कौन सा धर्म है, धर्म के अंदर क्या सिस्टम है, कुछ नहीं पता, बस लड़ना है। क्यों लड़ना है? क्योंकि बुद्धि नहीं है, दिमाग नहीं है, फ्रस्ट्रेटेड हैं, खाली बैठे हुए हैं, कोई काम धाम नहीं है और करने के मूड भी नहीं है। और कोरोना में तो वैसे भी लॉकडाउन है, तो सोशल मीडिया पे उंगलियां कुछ ज्यादा चलती हैं। लड़ रहे हैं विदाउट इंफॉर्मेशन लड़ने की वजह से कुछ नहीं हो रहा, हमारे समाज में जहर फैल रहा है।
हर मामले को धर्म के नाम पर ना देखा जाए। धर्म से ज्यादा इंपॉर्टेंट इंसानियत है, उसके आधार पर देखो। लड़ रहे हैं पागलों की तरह, सोशल मीडिया खोलने का भी कई बार मन नहीं करता, देखते हैं, और ऊपर से हमारे मीडिया चैनल्स 6 सेकंड में बिल्डिंग तबाह, इजराइल ने गोले बरसाए। और YouTube के ऊपर भी आजकल बहुत सारे रेडिकल नेशनलिस्टों की बात करें या प्रो नेशनलिस्टों की बात करें, जो प्रो नेशनलिज्म से ज्यादा आज के दिन एक एंटी कम्युनिटी हो चुके हैं, अगेंस्ट अ पर्टिकुलर एंटी कम्युनिटी, और दूसरी कम्युनिटी में बराबर वाले हैं, बराबर के हैं। दोनों ने अपने अपने जिसे कहते हैं ना भौंकने वाले कुत्ते, वो खड़े कर रखे हैं, और वो लोग एक दूसरे को खूब गालियां बक रहे हैं। एक पक्ष फिलिस्तीन के पक्ष, एक ग्रुप फिलिस्तीन के पक्ष में इतने जबरदस्त लेवल पर बोल रहा है कि कुछ कहने की हद नहीं, और दूसरा पक्ष इजराइल के पक्ष में इतना जबरदस्त बुरी तरीके से बोल रहा है कि कुछ कहने की हद नहीं। और दोनों इजराइल और फिलिस्तीन का नाम लेकर हमारे देश में हमारे ही लोगों के खिलाफ भड़का रहे हैं, और यह हमारे देश की सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। यह हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इजराइल फिलिस्तीन के मामले में हमारे देश के लोग, आम हिंदुस्तानी ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। और यही एक कारण है दोस्तों, यही एक कारण है कि हिंदुस्तान आज के दिन इतना बटा हुआ है धर्म के नाम पर कि हद से ज्यादा। पहले भी था, लेकिन कहीं ना कहीं पहले वाली पार्टी के ऊपर एक अपीजमेंट पॉलिटिक्स का आरोप लगता है कि वो एक पक्ष को इतना ज्यादा खुली छूट दे देती थी कि कुछ कहने की हद नहीं, और दूसरे पक्ष की बातों को दबा दिया जाता था। दूसरी जो पार्टी आई है उसने दूसरे पक्ष को भी खुल के बोलने का मौका दे दिया। नतीजा कि आप दोनों खुल कर लड़ रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि गली के अंदर रात को 4 पैर वाले जो, और सच में जो मीडिया ग्रुप्स होते हैं, इनके अंदर जो बहस चल रही होती है वो आपस में बातें करते हुए कम, और 4 पैरों वाले जो गली में भौंक रहे होते हैं ना, उनकी तरह ज्यादा लगते हैं। समझो यार, हर चीज धर्म नहीं होती, और धर्म अगर है तो वो आपका पर्सनल मामला है, एक दूसरे के ऊपर लादने का मामला नहीं है। आप एक दूसरे के ऊपर लाद रहे हैं उस चीज को, और इजराइल फिलिस्तीन के मामले में अपने देश में लड़ रहे हैं। कहां का इंसाफ है, कहां की समझदारी है ये। अब आ जाओ इजराइल फिलिस्तीन के मामले में, तो दुनिया के लिए, खासकर आम आदमी के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान या अरब, यहूदी यानी जूस वर्सेस अरब्स की लड़ाई है, या यूं कहें जूस वर्सेस इस्लाम को मानने वालों की लड़ाई है, और यहां से ये लड़ाई आगे बढ़ रही है। लेकिन अगर एक स्कॉलरिस्टिक अप्रोच देखेंगे तो आपको कुछ और ही नजर आएगा। स्कॉलरिस्टिक अप्रोच, विद्वानों की तरह जब आप सोचना शुरू करेंगे तो आपको कुछ और नजर आएगा। दोस्तों, क्या नजर आएगा? असलियत में जब आप एक विद्वान की तरह सोचना शुरू करेंगे तो यहां पर आपको इकोनॉमी और जियोपॉलिटिक्स नजर आएगी। अर्थव्यवस्था और जियोपॉलिटिक्स नजर आएगी, और इसमें आपको यूज ऑफ रिलीजन फॉर डिस्ट्रैक्शन नजर आएगा। अपनी ध्यान भटकाने का एक तरीका, धर्म को एक ध्यान भटकाने के एक अस्त्र के रूप में देखा जाएगा। डिस्ट्रैक्शन, आदमी देख रहा है धर्म का मामला है, पीछे वो अपनी राजनीति कर गए। समझदार आदमी अपनी राजनीति कर गया, गधा जो है वो धर्म, मेरा वाला ये और मेरा वाला वो। तो इस चीज से दोनों फंसे हुए हैं, और आम आदमी बेवकूफ है इस मामले में, और बेवकूफ बनाया जा रहा है। इस बात से उभरें, और केवल वो बंदा इस वीडियो को देखे जो धर्म से आगे बढ़ के इस चीज को देख रहा है। इसमें धर्म कुछ नहीं है, धर्म है लेकिन उसके पीछे की राजनीति समझिए, जानबूझ के इसे धर्म का अमली जामा कैसे पहनाया गया उसे समझिए। असलियत में अगर आप इस अप्रोच, इस जगह को देखेंगे तो यहां पर जिस जगह पर यह देश या इजराइल आज के दिन मौजूद है, यह इजराइल आज के दिन
जिस जगह पर मौजूद है, ये वर्ड्स मोस्ट सिग्निफिकेंट लोकेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ दिस वर्ड है, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन और या फिर प्लेस ऑफ दिस वर्ड है। इस दुनिया का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भू राजनीतिक महत्व का की जगह है। क्यों? क्योंकि एक्सिस ऑफ दिस वर्ड इस दुनिया की जो एक्सिस है, इस दुनिया की जो धुरी है, वो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है। यस, माया तेरे तीन नाम, परसू परसों परसराम होता है भाई। एक छोटी सी कहानी है। गांव में एक चरवाहा गडरिया सा एक लड़का था, गरीब परिवार से था, तो उसको ऑब्वियस सी बात है गाय वगैरह चराता था, गायें वगैरह चराता था, या सब कुछ चीजें थी। ऑब्वियस सी बात है उसका नाम परशुराम था। रख दिया हो किसी ने। तो जब गरीब था, छोटा सा था, तो गांव के लोग वो अपनी गायों को चराने के लिए उसके साथ भेज देते, तो कुछ खाने पीने को उसको दे देते या कुछ भी था। तो उसका नाम था परसू। ओए परसू इधर आ, ओए परसू इधर आ। मैं एक आम आदमी की लैंग्वेज में बता रहा हूं। आई एम फ्रॉम हरियाणा। मैं उस टोन को भी इस्तेमाल नहीं कर रहा क्योंकि एक नॉर्मल है, लेकिन यहां होता है ओ परसू इधर आ। तो दिस वाज परसू। जब परसू के पास थोड़े से पैसे हुए, उसने कोशिश करके एक गाय खरीदी, बछड़ा हुआ, बछिया हुई, उसके बाद गायों का परिवार बढ़ा, तो उसके बाद 10 20 50 गायें हो गई, 10 20 गायें हो गई। उस टाइम पर गायों का इंपॉर्टेंस ज्यादा थी, तो पैसे भी हो गए, घर भी बना लिया, थोड़ा ठीक ठाक हो गया। तो जब थोड़ा ठीक ठाक हो गया, तो अब उसका नाम हो गया परसो। बेटा परसो क्या हाल है? तो जो परसू था, जो सामने वाला एटीट्यूड यूज कर रहा था, अब परसों हो चुका है, प्यारा हो चुका है। और उसके बाद जब और ज्यादा बड़ा हुआ और पूरी की पूरी 150-200 गायें इकट्ठी हो गई, तो आसपास के गांव में जब उसका डंका बजने लगा, तो अब लोग उसे परशुराम जी कह रहे थे। परशुराम जी नमस्कार, राम राम हमारे यहां कहते हैं, राम राम, या जो भी है। तो इसलिए ये कहावत, इस कहानी के आधार पर, रियलिटी ये क्या है पता नहीं, माया तेरे तीन नाम, परसू परसों परसराम, ये दुनिया में हर जगह है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कोई इज्जत नहीं है, और अगर पैसा है तो इज्जत है। और इज्जत यहां आम आदमी से जब देश की आती है ना दोस्तों, तो वहां पॉलिटिकल डोमिनेंस दिखाई देता है, राजनीतिक वर्चस्व दिखाई देता है, पावर दिखाई देती है। चाइना गरीब था 1949 के अंदर, चाइना 49 के अंदर, 1949 के अंदर गरीब था, और 56 तक, 1956-57 तक तो आते आते लगभग 4.5 मिलियन लोग वहां गरीबी की वजह से भूख से मर गए। डाटा अलग अलग है, कोई 4.5 करोड़ बताता है, कोई 45 लाख बताता है। अगर 45 लाख लोग भी किसी देश में भूख से मर रहे हैं, और इतना बुरा हाल है कि मिट्टी खा के पेट भरने की नौबत आ गई है, तो उस देश का हाल बुरा था, कोई नहीं पूछता था। थोड़ी सी प्रोग्रेस होनी शुरू हुई, चाइना का वर्चस्व बढ़ा। आज के दिन चाइना दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, तो एक इकोनॉमिक पावर है, दुनिया इसको रिकॉग्नाइज कर रही है। इंडिया क्यों यूरोप और अमेरिका का चहेता हो गया पिछले 10-12 साल में एकदम से? इंडिया को कभी यूरोपियन यूनियन और अमेरिका हमेशा धमका के बोलते थे, डरा के बोलते थे, दबाने की कोशिश करते थे, सुनते ही नहीं थे। कश्मीर के मुद्दे पे हर बार इंडिया को मुंह की खानी पड़ी है, हर बार रशिया से रिक्वेस्ट करनी पड़ी है कि बचा लो, और पूरी दुनिया इंडिया के पीछे पड़ी रहती थी, खासकर यूरोप और अमेरिका। जिस टाइम इंडिया इकोनॉमिक पावर बनने लगा 92 के रिफॉर्म्स के बाद, अमेरिका का शायद ही कोई राष्ट्रपति है जो भारत नहीं आया। क्लिंटन भारत आए, जॉर्ज डब्ल्यू बुश भारत आए, और क्या नाम है वो, ओबामा 2 बार भारत आए, ट्रंप आए, और बाइडेन भी आएगा। भारत प्यारा हो चुका है, और जिस दिन सुपर पावर हो गया उस दिन इसकी बात सुनी जाएगी। ये सारी क्या है? पॉलिटिकल पावर। इकोनॉमी हमेशा याद रख लीजिएगा, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ेगी?
अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी अल्टीमेटली लीड्स टू एम्पायर। एक सिंपल सा फॉर्मूला हम लोग पढ़ाते हुए इस्तेमाल करते हैं, E इज इक्वल्स टू ई, इकोनॉमी इज इक्वल्स टू एम्पायर। पैसा होगा साम्राज्य बनेगा, गरीब आदमी का कोई साम्राज्य नहीं। यही कारण है कि अपने साम्राज्यों के निर्माण के लिए भारत आके लुटेरे आते थे, वो यहां से लूटते, पैसा इकट्ठा। नादिर शाह आया था, एम्पायर खड़ा करना था, पैसा था नहीं, इंडिया आया, लूट के ले गया, 5 साल तक टैक्स ही नहीं लिया, लोग खुश, आर्मी बनी, सेंट्रल एशिया के अंदर कब्जा, सिल्क रूट पर कब्जा खूब। अब यहां समझिए, इकोनॉमी और एम्पायर, अमेरिका, यूएसए, इकोनॉमी अच्छी है। रशिया क्यों हारा? यूएसएसआर क्यों हारा? यूएसएसआर इसलिए हारा क्योंकि इकोनॉमी अच्छी नहीं थी। यूएसएसआर की इकोनॉमी अच्छी नहीं थी इसलिए हारा। अगर यूएसएसआर के पास पैसा होता, इकोनॉमी अच्छी चल रही होती, अगर यूएसएसआर के पास पैसा होता और इकोनॉमी अच्छी चल रही होती तो यूएसएसआर कभी नहीं हारता। उसके 15 टुकड़े इसलिए नहीं हो गए कि अमेरिका ने करवा दिए, उसके 15 टुकड़े इसलिए हो गए क्योंकि अंदर पैसा खत्म हो गया था, लोग भूखे मर रहे थे, गुस्से में थे, गरीबी बढ़ती जा रही थी, फट पड़ा, 15 टुकड़े हो गए, बहुत बुरे हाल हुए। अब यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इकोनॉमी, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशन है। क्यों इंपॉर्टेंट लोकेशन है दोस्तों? वो इसलिए इंपॉर्टेंट लोकेशन है कि अगर आप यहां पर देखेंगे तो असलियत में ये दुनिया के 2 ट्रेड रूट्स हैं। ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये सिल्क रूट है, और इस सिल्क रूट की अगर आप बात करते हो तो ये चाइना से शुरू हो रहा है और वेस्ट यूरोप तक जा रहा है, समझे? और ये कहां से? और इसी तरीके से ये सी रूट है। ये भी असलियत में अगर आप देखेंगे तो इधर से निकलकर, और जब से यहां पर सुएज नहर बनी है तब से ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। सोचकर देखिए, यूरोप यानी वेस्ट और इंडिया यानी ईस्ट, इन दोनों के बीच में जो ट्रेड है, ईस्ट और वेस्ट के बीच में जो ट्रेड है, वो पूरे का पूरा व्यापार इधर से गुजर रहा है। तो आपको नहीं लगता कि अगर कोई व्यापार इधर से गुजर रहा है तो जिसका इस इलाके पर पॉलिटिकल कंट्रोल होगा, यानी राजनीतिक नियंत्रण होगा, वो पूरे का पूरा इकोनॉमी ऑफ दिस वर्ल्ड, इस दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी कंट्रोल करेगा? बोलो। और जिसकी इकोनॉमी अच्छी होगी उसका एम्पायर जो होगा वो बड़ा होगा। गर्दन हाथ में है, यस और नो? ये क्या है? नेक ऑफ दिस वर्ल्ड, इस दुनिया की गर्दन है। भाई चाइना इस साउथ चाइना सी पे क्यों कंट्रोल करना चाहता है? क्योंकि नेक ऑफ दिस वर्ल्ड, ट्रेड, उस पे कंट्रोल हो जाएगा, इसलिए यहां अपना दबदबा बढ़ा रहा है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, क्वाड, ये इस एरिया में क्यों नहीं आने दे रहे चाइना को? क्योंकि उन्हें पता है चाइना का अगर इधर कब्जा हो गया ना, फिर पूरी दुनिया का ट्रेड यहां से जो हो रहा है वो नहीं होगा, फिर कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा चाइना। पूरी दुनिया को अगर कंट्रोल कर लिया तो चाइना को बढ़ने नहीं दे रहे और चाइना बढ़ने की कोशिश कर रहा है। लड़ाई, समझ रहे हो? यहां इंडिया, चाइना क्यों चाहता है इंडिया कमजोर हो? क्यों चाहता है चाइना कि इंडिया कमजोर हो? क्योंकि यहां इंडिया है और इंडिया का पूरा इस इलाके के अंदर नेवल कंट्रोल है, नेवी है, नेवल कंट्रोल है। पाकिस्तान को किसी दुनिया के किसी दूसरे देश को यहां मजबूत नहीं होने दे रहा। चाइना को इस इलाके में बाउंड करके रख दिया है, इसीलिए तो चाबहार, चाइना, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, ट्रेड, व्यापार, सिक्योरिटी ऑफ ट्रेड, जिसका ट्रेड पर कंट्रोल, जिसका ट्रेड पर कंट्रोल, जिसका वहां लोकेशन अच्छी, जिसकी वहां पर लोकेशन अच्छी, वो उस पूरे कंट्रोल करेगा। यहां देखिए ना, इंडिया इस जगह पर, यह है मलक्का स्ट्रेट, इधर है मलक्का स्ट्रेट, इधर इंडिया अपना कंट्रोल करता है, और यहां पर अंडमान निकोबार इंडिया के हैं,
नतीजा क्या है? मलक्का डायलेमा ऑफ चाइना, मलक्का डायलेमा ऑफ चाइना, चाइना की मलक्का डायलेमा है ये। समझ में नहीं आ रहा चाइना को इसका अल्टरनेट क्या है, कभी करा कैनाल बनाने की कोशिश कर रहा है, कभी कुछ। चाइना को समझ में नहीं आ रहा क्या करे। और यही चीज है कि दुनिया के अंदर ट्रेड के ऊपर जिसने कंट्रोल किया और रिसोर्सेज पर जिसने कंट्रोल किया, वो हमेशा दुनिया पे कंट्रोल करेगा। इसलिए इस पूरे मामले को अगर आप उठाकर देख रहे हैं तो यहां आपको 4 चीजें नजर आएंगी। 3 चीजें इस इलाके में। सबसे पहला है ट्रेड यानी व्यापार, इसे उसमें देखते हैं नक्शे में। इस पूरे इलाके की अगर इंपॉर्टेंस देखते हो, यहां ये पूरा जिसे नॉर्मली मिडिल ईस्ट कहते हैं, यहां एक तरफ है ट्रेड रूट यानी व्यापार मार्ग, जिसका इस ट्रेड रूट पर कब्जा, दुनिया की गर्दन उसके हाथ में। जिसका इस ट्रेड रूट पर कब्जा, दुनिया की गर्दन उसके हाथ में। दूसरा ऑयल रिसोर्सेज, तेल, ऑयल एंड गैस जबरदस्त, ऑयल एंड गैस जबरदस्त। यहां इस पूरे इलाके में अगर आप देखेंगे तो जबरदस्त लेवल पर ऑयल एंड गैस है, समझे। तीसरा सी रूट, ट्रेड रूट के अंदर ही वैसे वो कवर हो जाएगा। और तीसरा यहां इंपॉर्टेंट है, जो सबसे मतलब ये 2 चीजें आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नजर आएंगी शुरू से, ट्रेड रूट एंड ऑयल रिसोर्सेज। यही एक रीजन था दुनिया के जितने भी एम्पायर बढ़े, दुनिया के जितने भी एम्पायर बढ़े, वो सब इसी जगह के लिए लड़े। फर्स्ट सेंचुरी एडी में यहां से रोमन एम्पायर बढ़ा। रोमन एम्पायर ने सबसे पहले क्या किया, इस पूरे इलाके पे कब्जा करके इस पे कब्जा किया। मामलूक आए, उन्होंने इस इलाके पे कब्जा किया सबसे पहले। इसके बाद अरब आए तो अरबों ने इस इलाके पर कब्जा किया। मामलूक आए, उन्होंने इस पे कब्जा किया। ऑटोमन्स यानी टर्क्स आए, उन्होंने इस इलाके पर कब्जा किया। रशिया का पीटर दी ग्रेट आया, पीटर दी ग्रेट आया, उसने आगे बढ़कर इस इलाके पर कब्जा करने की सोची, समझे। और उसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस आए। ब्रिटेन और फ्रांस जब आए तो वो भी इस इलाके के लिए क्रीमियन वॉर से लेकर न जाने कितने वॉर लड़ बैठे, खूब दबा के लड़े। सोचने वाली बात यह है, ये असलियत में इतनी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, इतनी ज्यादा जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है कि दुनिया का कोई भी बड़ा एम्पायर बना, इसलिए दुनिया में बड़े बड़े जितने एम्पायर हैं वो सारे के सारे इस इलाके में बने। भारत में थोड़ा ना बने, इस इलाके में बने। जो भारत आ गया उसने भारत की तरफ बढ़ने की सोची। भारत एक प्रोडक्शन हाउस था, प्रोड्यूसर कंट्री था, उत्पादन करता था। चाइना एक प्रोड्यूसर कंट्री था, उत्पादन करता था। तो चाइना ने और गजब काम किया क्या, वो खींच दी दीवार, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। और जैसे ही वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना खींची, उसका एम्पायर स्ट्रांग हो गया, सोफिस्टिकेटेड हो गया, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, समझे। इंडिया यहां कोई वॉल नहीं खींच पाया, कोई दीवार नहीं बना पाया, इसलिए यहां कॉन्टिन्यूसली हमले होते रहे। और जब यहां ये हमले होते रहे तो इंडिया एक अलग मैटर में था, लेकिन फिर भी प्रोड्यूसर था। यहां प्रोड्यूसर क्या, सिल्क। ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, सिल्क। ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, टेक्सटाइल। ये रेशम, सूत, स्पाइसेस, मसाले, समझे। और भी दुनिया की बहुत सारी चीजें इंडिया प्रोड्यूस करता था। और भारत एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर था, चाइना बहुत बड़ा प्रोड्यूसर था। प्रोड्यूसर मार्केट कहां है, यूरोप में। ट्रेड रूट में आपको दिखा चुका हूं। अब या तो आप इतनी दूर आके कब्जा करो,
उससे ज्यादा अच्छा, इतनी दूर आके कब्जा करने से ज्यादा अच्छा है आप ट्रेड रूट्स पे कब्जा करो और यहां इससे मिलने वाले टैक्स पे कब्जा करो। नतीजा क्या हुआ? जब टैक्स पे कब्जा होगा तो दुनिया के सबसे बड़े अंपायर यहां खड़े रहेंगे। तो क्या ये लोकेशन जो पिछले 2000 साल से 2500 साल से इतनी इंपॉर्टेंट है, क्या इस लोकेशन को इग्नोर किया जा सकता है? आंसर है नहीं, इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। इस लोकेशन को इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब क्योंकि इस लोकेशन को इग्नोर नहीं किया जा सकता, तो मॉडर्न वर्ल्ड को अगर आप देखेंगे, मॉडर्न वर्ल्ड, तो इस मॉडर्न वर्ल्ड में इस इंपॉर्टेंट लोकेशन के अंदर, खासकर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की अगर सिचुएशन देखी जाए, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की सिचुएशन देखी जाए, तो यहां थोड़ा अलग मामला है। यहां पहले एक तो सिल्क रूट, जो ओल्ड सिल्क रूट था आज भी वही है, तो सिल्क रूट जो चाइना OBOR के नाम से प्रोड्यूस कर रहा है वो आज भी, और चाइना पूरी कोशिश कर रहा है इस सिल्क रूट को दोबारा डेवलप करके इस पे कब्जा करे। दूसरा सी रूट, ये रहा स्वेज कैनाल, समझे? दूसरा यहां क्या है? स्वेज कैनाल, समझे? स्वेज कैनाल इजराइल से कितनी दूर है? सिर्फ और सिर्फ मुश्किल से 50-100 किलोमीटर दूर। स्वेज कैनाल, स्वेज नहर। तीसरा, इस पूरे इलाके में क्या है? ऑयल, गजब। और चौथा, इस पूरे इलाके के अंदर अगर आप लोग देखेंगे, जो सबसे ज्यादा डिसाइडिंग फैक्टर यहां पर था वो था रशिया, रशियन एक्सपेंशन, रशियन एक्सपेंशन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जिस तरीके से राइज ऑफ यूएसएसआर हुआ था, यूएसएसआर, और ये कम्युनिस्ट बना रहे थे और ये एंटी कैपिटलिस्ट थे, ये क्या थे? एंटी कैपिटलिस्ट थे। यानी कहीं ना कहीं कैपिटलिस्ट का मतलब कौन? इकोनॉमी से जुड़ा हुआ वर्ड है। कम्युनिस्ट मतलब कौन? इकोनॉमी से जुड़ा हुआ वर्ड है। कैपिटलिस्ट क्या कहता है? मुझे कमाने दो अंधाधुंध जितना मैं कमाना चाहूं। कम्युनिस्ट क्या कहता है? चालाक लोग पूरी इकोनॉमी पे कब्जा कर लेते हैं, इसलिए स्टेट रिसोर्सेज को डिवाइड करेगा, स्टेट पावरफुल होगा। तो दोनों के बीच में इकोनॉमी को लेकर अगर लड़ाई थी तो कैपिटलिस्ट कौन? कैपिटलिस्ट कौन? ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, ये क्या है? कैपिटलिस्ट। 2 ब्लॉक्स में दुनिया डिवाइड हो गई। यूएसएसआर, स्टालिन कहता है कुछ भी हो जाए इन सबको खत्म करके रहूंगा, ये उसको खत्म करने के लिए। नतीजा क्या? रशिया के पास ऑब्जेक्टिव क्या? ईस्टर्न यूरोप से होते हुए मेडिटेरेनियन सी तक आना। नतीजा क्या? कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान होते हुए अरेबियन ओशियन तक आना, अरेबियन सी तक आना। रशिया की पूरी ताकत है। या फिर बाल्टिक को क्रॉस करते हुए बाहर निकलना। रशिया प्रिजनर ऑफ ज्योग्राफी है, रशिया प्रिजनर ऑफ ज्योग्राफी है। और जब यूएसएसआर बनकर उभरा, यूएसएसआर बनकर उभरा, तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ रशिया था, स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ रशिया था। रूस शुरू से ताकतवर रहा है दोस्तों, बहुत बड़ा शुरू से, पॉपुलेशन कम, लेकिन रशिया को 2 मिनट अगर आप देखोगे ना तो आपको ये सिर्फ और सिर्फ प्रिजनर ऑफ ज्योग्राफी दिखाई देगा। रशिया, ये देखो देखने में कितना बड़ा है, लेकिन क्या है ये? प्रिजनर ऑफ ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी ने इसकी धज्जियां उड़ा रखी हैं। यानी ये एक ऐसी लोकेशन पर है दोस्तों जहां हमेशा ये बंधा हुआ महसूस करता है। यहां अगर आप देखोगे तो ये एक बॉर्डर लाइन है, ये डेन्यूब रिवर तक की एक बॉर्डर लाइन इस तरीके से है। 90% जो पूरी पॉपुलेशन और हर चीज है वो यहां पर है। और ये पूरा जो है
ये साइबेरिया कहलाता है और बहुत ही स्पार्सली पॉपुलेटेड है। मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर या 1 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर 0.3 लोग मिलेंगे, मिलेगा ही नहीं कोई। तभी आप देखोगे कुछ एरिया यहां पर व्लादिवोस्तोक वगैरह दिखाई देंगे, ये रहा यहां व्लादिवोस्तोक। तो असलियत में इस पूरे इलाके की जो वो लोकेशन है वो 9500 किलोमीटर के आसपास बैठती है, जो बहुत ज्यादा है और पूरा बर्फीला रेगिस्तान है। तो रशिया, यूएसएसआर हमेशा से एक्सपेंशन चाहेंगे। यहां वाले ये जो पूरे के पूरे पार्ट्स हैं ये फ्रीज हो जाते हैं, ये फ्रीज हो जाते हैं, जम जाते हैं। कब? सर्दियों में। अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक पूरा जो है फ्रीज हो जाता है। कब? सर्दियों में। यहां अगर आप देखेंगे तो बाल्टिक, यहां से रशिया को बाहर निकलने के लिए ये डेनमार्क वगैरह से निकलना पड़ता है, प्रिजनर है। यहां से रशिया को ब्लैक सी से होते हुए यानी डार्डिनेल्स वगैरह को क्रॉस करना पड़ता है, प्रिजनर है। चारों तरफ से घिरा हुआ है। इसलिए रशिया हमेशा कोशिश करता है, ये होता है और ये रशिया की वजह से भी काफी कुछ हो रहा है और इजराइल को रशिया की वजह से भी बनाया गया। इसे देखिएगा, यूएसएसआर की वजह से रशिया ने तुर्कमेनिस्तान पर कब्जा कर लिया, आगे वो अफगानिस्तान पर कब्जा करके, ईरान पर कब्जा करके अरेबियन ओशियन तक आना चाहता था, ताकि इधर से वो अपने सामानों को एशिया तक या रशिया इंडिया से डायरेक्ट ट्रेड कर सके, समझे? या फिर वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान या अफगानिस्तान पे कब्जा करके डायरेक्ट इंडिया से कनेक्ट हो सके। इंडिया से कनेक्ट होना या फिर अरेबियन सी तक पहुंचना, इसकी सबसे बड़ी इच्छा थी। तभी आप देखोगे अफगानिस्तान से ब्रिटेन ने अफगानिस्तान के अंदर फर्स्ट अफगान वॉर से लेकर सेकंड थर्ड तक खूब लड़े हैं। अफगान पॉलिसी जबरदस्त थी उसकी। अमेरिका को देखो, क्यों 10 साल पहले और 10 साल 20 साल बाद में 30 साल तक कॉन्टिन्यूसली लड़ा है। 30 इयर्स कॉन्टिन्यूस, 79 से 89 और उसके बाद 2001 से लेकर 2021 तक 30 साल, 10 साल फिर 20 साल, 30 साल लगातार अफगानिस्तान में क्यों लड़ा? रशिया को कमजोर करने के लिए। ईरान को क्यों कंट्रोल करना चाहता है? रशिया को कंट्रोल करने के लिए। तो यहां असलियत में इस रीजन में वर्ल्ड वॉर 1 के बाद अगर आप देखेंगे, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद असलियत में 4 रीजन्स, तीन तो नेचुरल रीजन्स थे, 4 रीजन्स, 3 तो नेचुरल रीजन्स थे, समझे? यानी सिल्क रूट, ऑयल और स्वेज, ये 3 तो एक तरीके से नेचुरल पार्ट्स थे, लेकिन साथ में यूएसएसआर भी था, चौथा हिस्सा। अब असलियत में ये 4 मेन रीजन्स होने की वजह से इस एरिया पर ब्रिटिशर्स का कब्जा होना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब ब्रिटेन को लग गया था कि ये आज नहीं तो कल हमें कमजोर करेंगे या इस इलाके में डिस्टरबेंसेस क्रिएट करेंगे। इन 4 रीजन्स की वजह से यहां पर असलियत में यूज्ड रिलीजन एज अ वेपन, धर्म को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। और मजे की बात यह कि बहुत ही घटियापन ब्रिटिशर्स ने यहां दिखाया, और एक तरफ सपोर्टेड इस्लाम इन इंडिया और बैकस्टैब्ड इस्लाम इन मिडल ईस्ट। सोच कर देखिए, इसी इस्लाम को यही तो रीजन है 1906
एक तरफ मुस्लिम लीग बनती है ऑन द नेम ऑफ मुस्लिम्स, और 1906 के ईयर के अंदर ही स्टार्टेड सपोर्टिंग कॉज ऑफ पैलेस्टीनियंस, कॉज ऑफ इजराइल, जूस को धीरे धीरे सपोर्ट करना शुरू कर दिया, किसके अगेंस्ट? इस्लाम के अगेंस्ट। और इस्लाम को सपोर्ट करना शुरू कर दिया किसके अगेंस्ट? इंडिया में कांग्रेस के अगेंस्ट। ब्रिटिशर्स यूज रिलीजन जस्ट एज अ वेपन टू एस्टेब्लिश देयर पॉलिटिकल सिस्टम। अपनी राजनीतिक व्यवस्था को स्थापित करे रखने के लिए इन्होंने धर्म को एक अस्त्र की तरह इस्तेमाल किया है। इन्होंने धर्म को एक अस्त्र की तरह इस्तेमाल किया, और यहां आपको यही समझना है। अब सवाल यही है, यह धर्म को अस्त्र की तरह कैसे इस्तेमाल किया? मैं आज यही समझाने जा रहा हूं कि असलियत में मामला क्या था। तो यहां असलियत में सारी की सारी स्टोरी ज्यूज से शुरू होती है। इस जेरूशलम पर अगर आप देखेंगे तो सबसे पुराना जो दावा है, सबसे पुराना दावा सबसे पुराने धर्मों में से एक ज्यूज का है। ज्यूज का दावा सबसे पुराना, और ये देखो असलियत में अब्राहमिनिज्म का मामला है। अब्राहमिनिज्म कहता है एकेश्वरवाद का मतलब है एक ही ईश्वर है, और यह सच्चाई है कि इस दुनिया में एक ही ईश्वर है। आई एम बीइंग अ हिंदू ऑल्सो बिलीव्स इन एकेश्वरवाद। एक हिंदू है, एक सत्य है और वही ब्रह्म है। उसकी वो एक अलग मैटर है कि मैं उसकी फॉर्म्स की पूजा करता हूं, उसकी अलग अलग स्वरूपों की पूजा करता हूं। और यही रीजन है जब हमारे यहां मूर्ति टूट जाती है तो उसे घर में नहीं रखते, अशुभ मानते और बाहर फेंक देते हैं। उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि हमें पता है उस मूर्ति में भगवान नहीं है। वो मूर्ति तो सिर्फ एक जरिया है इमेजिन करने का। अगर वो टूट भी गई तो कोई बात नहीं, दूसरी आ जाएगी और दूसरी ले आते। होता है ऐसा, अगर वो टूट गई तो दूसरी ले आएंगे, दूसरी टूट गई तीसरी ले आएंगे। तो हमें पता है अगर उसमें भगवान होता तो उसे दिल से चिपकाए रखते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। टूट गई है, रखो बाहर, दूसरी ले आओ। समझे? और इससे एक शिक्षा और मिलती है कि जब तक आप खड़े हो, जुड़े हुए हो, संपूर्ण हो, पूरी ताकत से खड़े हो, तभी तक दुनिया सम्मान करती है। वरना भाई अगर मूर्ति टूट गई तो भगवान की मूर्ति नहीं छोड़ते, तुम्हें क्यों छोड़ेगी दुनिया? तुम्हें भी उठा के बाहर फेंक देगी। इसलिए उपयोगिता बनाए रखो। अब आप यहां देखेंगे ज्यूज दुनिया में सबसे पुराना होने का दावा करते हैं, और यहां तक कि 957 बीसी बिफोर क्राइस्ट, जब आपके यहां इंडिया के अंदर उस टाइम पर वैदिक काल चल रहा था, यानी वैदिक पीरियड चल रहा था, वैदिक धर्म यहां पर था, अर्ली वैदिक पीरियड वाला पार्ट वो। तो उस टाइम पर यह माना जाता है कि राजा सोलोमन, किंग सोलोमन, इंडिया में कोई राजा नहीं होता था उस टाइम पर, वहां राजा सोलोमन ने बिल्ट द फर्स्ट टेंपल, सबसे पहला मंदिर बनाया। और आज भी ये माना जाता है बिल्ट द फर्स्ट टेंपल। और इसी में जो वेस्टर्न वॉल है, उसी की एक दीवार जो आज के दिन वेस्टर्न वॉल जेरूशलम में है वो बची हुई है, बाकी टूट गया। एक्चुअली 587-88 के अंदर कुछ बेबीलोनिया के राजाओं ने अटैक किया। नबूचादरेजा नाम का राजा था, उसने अटैक किया और इस टेंपल को तोड़ दिया। और ये भी आज नहीं, ये अप्रोक्सीमेट 586-87 बीसी के आसपास, 587 बीसी के आसपास तोड़ दिया। ये सबसे पहला इनका मंदिर टूटा और उसकी एक दीवार बच गई। लेकिन अभी तक कोई धार्मिक मामला नहीं था और ज्यूज अभी भी वहीं थे। हालांकि दोबारा वहां पर एक और टेंपल बनाया गया जो काफी सुंदर था और सब चीजें, लेकिन असलियत में पहले वाले का मतलब पहले वाला ही था। इनकी पूरे सिस्टम में चेंज तब आना शुरू हुआ
जब असलियत में इसी जेरूशलम के अंदर ईसा मसीह का जन्म हुआ। और मजे की बात, ईसा मसीह खुद ही, जीसस क्राइस्ट जो थे वो खुद ही, जीसस क्राइस्ट जो थे वो खुद ही ज्यू फैमिली के अंदर पैदा हुए। उन्होंने एक ज्यू फैमिली में जन्म लिया, एक यहूदी परिवार में जन्म लिया, और यहां से उनको फिर क्रूसिफिकेशन किया गया। और क्रूसिफिकेशन करने के बाद उनको मार के टांग दिया, लटका दिया, कुछ भी। फिर उनकी पूरी की पूरी जो धर्म था या जो प्रीचेस थे या जो भी उनकी शिक्षाएं थी वो फैलने लगी। और जब ये चारों तरफ फैलने लगी तो यहीं से क्रिश्चियनिटी का जन्म हुआ। लेकिन असलियत में क्रिश्चियनिटी जब ईसाइयत की बात कर रहे हैं तो वो ईसाइयत जीसस को मान रहे हैं, और वो जीसस को टांगने वाले कौन थे? ज्यूज थे। तो ज्यूज कौन हो गए? एनिमी हो गए। और बाइबल और उससे जुड़ी हुई जितनी किताबों में, और रही सही कसर पादरियों ने पूरी कर दी। भाई अगर आपने किसी को राम दिखाना है तो रावण को बुरा बनाना पड़ेगा। अगर राम को महान राम दिखाना है तो रावण को तो बुरा बनाना पड़ेगा। जितना बुरा और जितना शक्तिशाली रावण को दिखाओगे उतना ज्यादा राम बड़े हीरो नजर आएंगे, बड़े हीरो नजर आएंगे। वही चीज यहां पर है। जितना ज्यादा रावण बुरा नजर आएगा उतना इस बड़े राम हीरो नजर आएंगे। ये याद रखिएगा, विलन ताकतवर हो तभी हीरो मारता हुआ अच्छा लगता है। कमजोर को तो विलन बनाओगे ही नहीं। कमजोर को तो हीरो ने मार दिया तो कौन सी बड़ी तोप चला दी। लेकिन अगर वहीं पर एनालिसिस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि यार राम वो ताकत नहीं थे जो रावण थे। समझे? 10 सर का मतलब अति बुद्धि, 14 विद्याओं का ज्ञाता, कुटुंब, और ये रियलिटी है। समझे? तो विलन बनाना जरूरी है, और विलन जितना बड़ा आप उतने बड़े हीरो। भाई टारगेट जितना बड़ा, अब टारगेट है पटवार का कि पटवारी बन गए, लेखपाल बन गए। अब टारगेट ही रहे लेखपाल या पटवार का है तो तुम्हारी कौन ताली बजाएगा? आईएएस बनो, ताली देखो, ताली क्या डंका कई सालों तक जब तक आप रहोगे तब तक बजेगा, रिश्तेदारी से लेकर जानकारी के अंदर। आईएएस बनो ना, ए क्लास ऑफिसर बनो, आईएएस आईपीएस दबदबा। अब लेखपाल को कौन पूछता है? ठीक है, अपने इलाके के अंदर ताकतवर है, सब कुछ है, गांव वाले से पूछकर देखो। मैं तो आज तक जितनों से मिला हूं, लेखपाल और पटवारी को तो खून चूसने वाला पिस्सू बताते हैं गांव वाले। मेरा इसमें कोई ओपिनियन नहीं है। क्यों? क्योंकि छोटी सी फाइल निकालनी हो, पेपर निकालना हो, बिना पैसे लिए काम ही नहीं करेगा। जरा सा कोई मुआवजा आना हो, कुछ भी हो, पैसे लेके काम करवाएगा, नहीं तो अटकाए रखेगा। तो सबसे ज्यादा बड़ा दुश्मन कौन? पटवारी। गांव वाले के लिए सबसे ज्यादा खून चूसने वाला कौन? पटवारी। अब किसी भाई को बुरा लगे तो हो सकता है मेरे ऊपर कर दे, कुछ कर ले यार, कोई बात नहीं, आई एम रेडी, कोई समस्या नहीं है। समझे? तो सोचकर देखो यार, गांव वाले जो हैं, मतलब विलन होना चाहिए, और जितना बड़ा टारगेट, और इसीलिए बड़े विलन को खत्म करोगे तभी हीरो बनोगे, बड़े टारगेट को अचीव करोगे तभी तो हीरो बने, बड़े टारगेट को अचीव करोगे तभी हीरो बने। भाई राजीव गांधी इतनी बड़ी मेजॉरिटी के साथ आए लेकिन हीरो नहीं बन पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनको अपने आप को प्रूव करने का मौका नहीं मिला। और पहले वाली जो विक्ट्री थी उसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जो पहली बार जो जीत हासिल करी वो अपनी मां के सिंपैथी वोट्स की वजह से हासिल करी, उनकी अपनी क्वालिटी नहीं थी। लेकिन मोदी की विक्ट्री को बढ़ा चढ़ाकर क्यों देखा जाता है? क्योंकि एक चाय वाले से जो शुरू हुआ, भाई प्रधानमंत्री का बेटा कुछ भी नहीं था, प्रधानमंत्री बन गया, कौन सी तोप चला ली? राजीव गांधी। सवालिया निशान, क्योंकि अगला इलेक्शन हार गए, उनकी क्वालिटी के, उनकी जो कैपेसिटी के ऊपर, कंपिटेंसी के ऊपर। मोदी चाय वाले से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक का सफर गजब लेवल पर था, सल्यूट। हां, अपने दम पे जो भी किया हासिल अपने दम पे किया। अटल बिहारी, सल्यूट, जबरदस्त लेवल पर। चंद्रशेखर कैसे भी थे, सल्यूट होता है, क्योंकि टारगेट बड़े अचीव किए इन्होंने। टारगेट बनाओ, लाइफ में टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप टारगेट नहीं बना पाए
और टारगेट ही नहीं है तो जीवन किस नाम का? फिर तो कीड़े मकोड़ों की तरह जी रहे हो, जियो। टारगेट बनाओ, आईएएस बनने का अगर बनाया तो पूरी ताकत से उसको अचीव करने की कोशिश करो। यार सीधी सी बात है, माउंट एवरेस्ट तुमने चढ़ने की कोशिश करी, गली का एक टीला, और गिर के भी कहां गिरोगे? गली में ही। चढ़ने की कोशिश करी माउंट एवरेस्ट, तो टारगेट बड़ा है तो नीचे भी गिरोगे ना तो आपको गली के टीले से तो ऊपर ही रखेगा। सीधी सी बात है भाई। यूपीएससी क्रैक करने चले, कम से कम पीसीएस बन गए, क्या बुराई है? ए क्लास ऑफिसर है। अब शुरू ही लेखपाल से किया और शुरू ही छोटी मोटी किसी नौकरी से किया, तो टारगेट क्या था? सुकून भरी वही वाली जिंदगी है, बस अपना मौज लेते रहो। बड़ा टारगेट बनाओ, टारगेट बड़ा होना चाहिए, सोच बड़ी होनी चाहिए। अरे यार माउंट एवरेस्ट चढ़ने के बाद अगर आपने पूरी ताकत से चढ़े, उसके बाद अगर गिरे ना तो यार अपने गली के टीले से तो ऊपर ही रहोगे, अपने घर की छत से तो फिर भी ऊपर, कई गुना ऊपर रहोगे। यूं नहीं आप सीधा माउंट एवरेस्ट चढ़ने लग जाओ। टारगेट बड़ा बनाओगे तो उसके बाद अगर रह भी गए तो भी बहुत बड़े हो। यूपीएससी का पढ़ा हुआ स्टूडेंट जल्दी से हार थोड़ा ना मानता है। यूपीएससी की तैयारी करा हुआ स्टूडेंट के अंदर गजब नॉलेज होती है। अगर आपने एक दो बार मेंस और इंटरव्यू फेस कर लिया तो तैयारी उसकी करो, बड़ा टारगेट बनाओ, छोटे मोटे में क्या रखा हुआ है। अब आप इधर आ जाओ, यहां अगर आप, मैं राम जी की बात बता रहा था, विलन बड़ा होना चाहिए। अब यहां जीसस क्राइस्ट को अगर आप बड़ा बनाना चाहते हो तो आपको उतना ही खतरनाक विलन ज्यूज को बनाना पड़ेगा। तो ज्यूज के लिए कौन कौन सी कहानियां मशहूर हुई इस क्रिश्चियन वर्ल्ड में? इस क्रिश्चियन वर्ल्ड में कहानियां मशहूर हुई, बच्चों का खून पी जाते हैं, बच्चों को चोरी करते हैं, बहुत बड़े धोखेबाज हैं, मक्कार हैं, दगाबाज हैं, रेपिस्ट हैं, गायों को, मतलब जो भी आप, गायें तो खैर इंडिया हो गई, जो भी है, जितना भी बुरा आप सोच सकते हो, सब कुछ इंसानियत के हत्यारों से लेकर हर चीज के मामले में ज्यूज को इस हद तक बदनाम किया गया। अब जब यहूदियों को बदनाम किया गया और उसी कम्युनिटी को बदनाम किया गया जिस कम्युनिटी के अंदर जीसस क्राइस्ट पैदा हुए, लेकिन ऐसा होता है, जितना ज्यादा जीसस क्राइस्ट को मारने वाले को बदनाम करोगे, जीसस क्राइस्ट उतने ही महान कहलाएंगे। भाई रावण को जितना बदनाम करोगे उतना ही राम महान कहलाएंगे। जितना ज्यादा शैतान को बदनाम करोगे उतना ही ज्यादा जो उस शैतान को मारने वाले थे, शैतान का खात्मा करने वाले थे, वो उतने ही महान कहलाएंगे। इसलिए बुराई अक्सर अच्छाई को बड़ा करके दिखाती है। बुराई गहराई है ना, गिरा हुआपन गहराई, और बड़ाई ऊंचाई है। तो जितना ज्यादा बुराई को गिरा के घटिया थर्ड क्लास बताओगे, अच्छाई उतनी साफ, सुरक्षित और साफ सुथरी और चमकदार नजर आएगी। इफेक्ट भाई सोचने वाली बात है। महाभारत में पांडवों को अच्छा दिखाने के लिए अगर आप महाभारत का लॉजिकल पार्ट देखोगे तो आपको समझ में आएगा महाभारत में कोई बुराई थोड़ा ना थी। पांडवों को, दुर्योधन में कोई बुराई नहीं थी। दुर्योधन साफ कहता है, दुर्योधन की बुराई कुछ नहीं है, दुर्योधन साफ कहता है। हालांकि उसमें पांडवों का लॉजिक जो है, भगवान कृष्ण उनके साथ खड़े हुए थे तो क्योंकि वो व्यावहारिक थे, समय बदल रहा था, लेकिन साफ कहता है। वो ये कहता है कि भैया मेरा राज्य मेरा है और मेरी ताकत मेरी है। मैं अपना राज्य किसी के साथ भी शेयर नहीं करूंगा, और कम से कम ऐसे लोगों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं जो कि जिसके बाप के बारे में ना पता हो। कोई अपने आप को सूर्य पुत्र कह रहा है, कोई धर्मराज पुत्र कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। हमें तो वो बंदा चाहिए जो अपने आप को मेरे चाचा की औलाद कहे। कड़वी सच्चाई है। तो दुर्योधन का पक्ष देखो तो इसलिए हमारे शास्त्रों में भी कई जगह लिखा है कि स्वर्ग तो दुर्योधन को मिला, पांडवों को तो नरक मिला। अब सवाल यह है कि फिर भगवान कृष्ण ने ऐसा क्यों कहा? तो ऑब्वियस सी बात है, उनके ऊपर सवाल या निशान यही है कि भैया देखो सीधी सी बात ये है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए, ठीक है, और क्लेम है तो मिल बैठ के खाओ। यूं नहीं है कि तुम किसी को सुई की नोक के बराबर भी ना दो। सारा मामला यही था कि मैं सुई की नोक के बराबर भी उन्हें नहीं दूंगा, कि इतना अड़ियल मत बन, थोड़ा सा उनको दे दे, कुछ भी है, बस इतना सा था। और अगर वो थोड़ा सा बहुत कुछ दे देता, 5 गांव वगैरह भी, तो शायद काम चल जाता और महाभारत नहीं होती और कुल बच जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खैर इधर आ जाओ।
तो विलन को बड़ा बनाना जरूरी है। दुर्योधन, दुनिया में किसी का नाम दुर्योधन हो सकता है कि बुराई का ही नाम उसका नाम रख दिया जाए, दुर्योधन। दुशासन, क्या नाम होता है? विलन बनाना जरूरी होता है। मिस्टर इंडिया ना होता अगर मोगेम्बो ना होता। शाहरुख खान जब तक विलन्स को ना मार ले, सलमान खान जब तक बड़े से बड़े विलन को ना मार ले, पिक्चर देखने का मजा नहीं आता। विलन बड़ा होना चाहिए, और विलन तभी बड़ा होगा जब उसकी बुराइयां दिखाई जाएंगी। काला, कलूटा, लंबे चौड़े, गंदे गंदे दांत, या फिर अगर साफ सुथरा भी होगा तो ऐसा विलन दिखाई दे रहा होगा कि यार शक्ल देखते ही उसको नफरत, उसकी शक्ल देखते ही नफरत। बहुत से विलन्स की तो हेयर स्टाइल मेरे जैसा होता है, शाकाल या मोगेम्बो। हो सकता है उसने कोई टैटू ना बनवा रखा हो, मैंने अगर टैटू बनवा लिया होता तो भाई सीधी सी बात है। और हरकतें वो ऐसी कर रहा होगा, कुछ कहने की हद नहीं। विलन बनाना जरूरी है। ज्यूज को विलन बना दिया, गजब विलन बनाया, और इस हद तक विलन बनाया कि कुछ कहने की हद नहीं। इसका मतलब क्या? जो ज्यूज को मारेगा वो पवित्र होता है ना। अब उसको मारना, विलन बना दिया और उस विलन को मारना पवित्रता का काम माना गया। पवित्रता का काम माना गया विलन को मारना। आज भी अगर आप देख लो, इस्लाम के अंदर काफिरों को मारो वाजिबुल कत्ल है। क्यों? क्योंकि विलन बना रखा है उसको। हिंदुत्व के, हिंदू धर्म के अंदर अगर देखोगे तो रामायण और, हालांकि हिंदुओं में तो अब सारे वो एक जैसा ही नजर आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं दुश्मन तो बनाया जा रहा है। दुश्मन बनाना जरूरी होता है। ज्यूज को दुश्मन बना दिया। अब सिचुएशन कब बदलती है दोस्तों? सिचुएशन बदलती है राइज ऑफ रोमन एम्पायर से। यहां पर रोमन एम्पायर का जन्म हुआ। राइज ऑफ रोमन एम्पायर, रोमन साम्राज्य का जन्म हुआ, और इस रोमन साम्राज्य ने 72 AD में कैप्चर्ड जेरूशलम पर कब्जा कर लिया। यहीं एक मूवी आती है एक्सोडस, उसको देखिएगा। रोमन साम्राज्य का उदय होता है, जेरूशलम पर कब्जा होता है। ज्यूज हैड टू लीव जेरूशलम। ज्यूज को जेरूशलम छोड़ना पड़ जाता है। अब जाएं तो जाएं कहां? ये तो सारा रेगिस्तान है, यहां तो जा ही नहीं सकते। क्या मिलेगा यहां पर? सारा रेगिस्तान है। दुनिया के स्प्रेडेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर फैल गए। स्प्रेडेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर फैल गए, पूरी दुनिया में। और पूरी दुनिया में कुछ भारत भी आए, समझे, कुछ ईरान में चले गए, ज्यादातर थोड़ी थोड़ी नंबर के अंदर यूरोप में बस गए। अब यूरोप में पहले ही कौन है? क्रिश्चियन। उनके बीच में कौन गए? ज्यू। क्रिश्चियन ज्यू के बारे में क्या सोच रहा है? कि ही इज अ टाइप ऑफ विलन। ओपिनियन क्या है? कि ये तो एक तरीके का विलन है, इन्होंने ही तो हमारे जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया था। मारो मारो, नतीजा क्या? लेकिन ये जूस थे कौन? ये जूस असलियत में एक तरीके की अपनी जगह की एलीट क्लास होती थी। हमेशा याद रखना, ये एलीट क्लास होती थी। जेरूशलम से लेकर हर जगह पर ये एलीट क्लास थी। अब जो एलीट क्लास होती है वो कहीं ना कहीं मारकाट मचाएगी, कुछ भी करेगी, लेकिन ये जो एलीट क्लास है, एक तो इसके पास एजुकेशन मिलेगी, एक इसके पास हेल्थ मिलेगी। दो चीजें हमेशा मिलेंगी। ज्यूज कौन थे? एलीट क्लास। भाई जिसने, ज्यूज ने ही अगर जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया होगा तो ज्यूज की प्रीस्टली क्लास ने किया होगा, समझे? प्रीस्टली क्लास ने किया होगा, वो रूलर्स होंगे, रूलिंग क्लास थे और ज्यूज थे। तो रूलिंग क्लास के पास हेल्थ, ताकत, फिजिकल फिटनेस या फिजिकल जो भी है वो मिलेगा, और साथ में पैसा, वो मतलब एजुकेशन मिलेगी।
इस दुनिया में पैसा कुछ नहीं है, न वेल्थ, मतलब मनी इज नथिंग। लोग कहते हैं पैसा पैसा, जाके देखो यार कहां का पैसा, ऑक्सीजन नहीं मिल रही बंदा मर गया, कौन सा पैसा, कैसा पैसा, कुछ नहीं है पैसा। अगर आपके पास नॉलेज है तो चाय वाले से प्रधानमंत्री बनते हुए देने लगेगी। फिजिकल स्ट्रेंथ है तो आपको दुनिया में हाईएस्ट लेवल पर दिमाग होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, समझे। हेल्थ इज वेल्थ, मनी इज नॉट अ वेल्थ, मनी इज नॉट वेल्थ। गाड़ी है, क्या क्या काम आ रही है, बंद पड़ी हुई है। आई हैव कार्स, मेरी बंद पड़ी हुई है, सेल्फ नहीं मार रहा मैं उनको, कहां जाऊं। आई एम स्टैंडिंग हियर, दिस इज माई वेल्थ, बिकॉज आई एम सेफ। अभी कोरोना हुआ था, बच गया, मेरी हेल्थ बच गई, आई एम सेफ, थैंक गॉड, भगवान का लाख लाख शुक्र है, बच गया। हेल्थ, क्या कर लेते उस वेल्थ का, क्या मिलेगा उस वेल्थ से, नथिंग। पैसे से कुछ नहीं मिलेगा। एजुकेशन, नॉलेज और हेल्थ। नॉलेज अगर है तो आप कभी मार नहीं खाओगे, कहीं नहीं मार खाओगे। और यही वो जूस थे जो ट्रेड रूट पर थे। तो इस एजुकेशन, नॉलेज, नॉलेज किस चीज की थी, नॉलेज थी ट्रेड की, एजुकेशन की, बिजनेस की। हेल्थ अच्छी है और सब चीजें। जब ये पूरे यूरोप में फैले तो असलियत में जब जूस यूरोप में गए तो एंटीसेमिटिज्म की एक लहर दौड़ गई। एंटीसेमिटिज्म, सेमाइट एक कबीला होता था, सेमाइट कबीला होता था, ट्राइब होता था। ट्राइबल कहा जाता है इन्हें, जो या तो अरेबिक बोलें या अरमाइक बोलें या हिब्रू बोलें, समझे, तीनों में से कुछ भी बोलें। अब एंटीसेमिटिज्म क्या है, एंटी ज्यू सेंटिमेंट्स। एंटी ज्यू सेंटिमेंट्स कौन से, खून पीते हैं, मारते काटते हैं, बच्चों को उठा ले जाते हैं, गायब कर देते हैं, पता नहीं क्या क्या, ना मांस खाते हैं, मीट खाते हैं, मांस खाते हैं, मीट खाते हैं, कुछ भी करते हैं, एंटीसेमिटिज्म। अब यार आप सोचकर देखो, इन लोगों को यहां जाना पड़ा यूरोप के अंदर, मजबूरी के अंदर, और यूरोप के अंदर एंटीसेमिटिज्म के जो सेंटिमेंट्स हैं वो गजब हैं, वो गजब हैं। और वो इस हद तक हैं कि जैसे आप देखते होंगे इंडिया के अंदर भी आरोप लगते हैं मॉब लिंचिंग के। मॉब लिंचिंग के जो आरोप हैं, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ हिंदूज के ऊपर ही हैं, मुस्लिम्स के ऊपर भी बराबर के आरोप हैं मॉब लिंचिंग के। क्योंकि दोनों के बीच में एक दूसरे के वजह, मतलब एक दूसरे के लिए दोनों के दिमाग में नफरत भर दी गई है, और ऐसे ऐसे विचार डेवलप हैं कि एक दूसरे को मतलब मारते हुए ये लोग पीछे नहीं हट रहे। और यही रीजन है, दंगा होता है तो बहुत बुरा होता है। अब आप सोचकर देखिए, कोई ज्यू ट्रेड कर रहा है, ज्यू ट्रेड कर रहा है, उसको सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि वो ज्यू था। भाई कश्मीर में हिंदुओं को भगाया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हिंदू थे, कोई रीजन नहीं था। बर्मा से रोहिंग्यास को भगाया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो रोहिंग्या हैं। उइगुर्स को सिर्फ इसलिए मारा जा रहा है क्योंकि वो रोहिंग्या, वो मुस्लिम्स हैं। उत्सुल मुस्लिम्स को इसलिए मारा जा रहा है क्योंकि वो उत्सुल हैं, मुस्लिम्स हैं। तो ये एक जो रेडिकलिज्म होता है, ये हर सोसाइटी में ऑलरेडी मौजूद होता है। और ऐसे में इनके ऊपर खासकर जो माइनॉरिटी होती है उसमें अत्याचार बढ़ते हैं। इंडिया वाली मुस्लिम माइनॉरिटी को माइनॉरिटी नहीं मानता, ये सेकंड मेजॉरिटी है। माइनॉरिटी का मतलब 1-2% होता है, मैक्सिमम 3%, जिसको प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। यहां कोई प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। जब तक कि स्टेट इस पूरी कम्युनिटी के एंटी ना हो जाए तब तक प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं होती। क्योंकि जू जहां भी थे वो कितने परसेंट थे, यूरोप में जहां भी जू थे वो कहीं पर भी 2 या 3% से ऊपर नहीं थे, मैक्सिमम 2% थे। लेकिन जहां पर भी ये 2% थे,
एजुकेशन थी, हेल्थ थी और दिमाग था, तो उन्होंने पिछले 2000 साल के अंदर वेल्थ भी कमाई थी। और इस हद तक वेल्थ कमाई थी कि बैंकिंग सिस्टम इनके कंट्रोल में आ चुका था, ट्रेड इनके कंट्रोल में आ चुका था, मैनेजमेंट इनके कंट्रोल में आ चुका था। बड़े से बड़े साम्राज्यों के ऊपर भले ही राजा एक क्रिश्चियन होता था, लेकिन उसका सलाहकार एक जू होता था। अच्छी से अच्छी पोजीशंस पर जू सेटल हो गए आकर, जैसे आज भी। और खासकर माइनॉरिटी सारी एक जैसी नहीं होती भाई। मुस्लिम माइनॉरिटी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? मुस्लिम्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये लोग अभी भी जो मुल्ला मौलवी कल्चर है उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। यस, अगर ट्रू इस्लाम को फॉलो किया जाए, नॉलेज को फॉलो किया जाए, और तभी आप देखेंगे अपर क्लास जो मुस्लिम्स है वो मदरसा में नहीं जा रहा। मेरे कितने ऐसे फ्रेंड्स हैं मदरसा में नहीं गए, कभी नहीं गए। आप उनसे पूछ कर देख लो, मदरसा नहीं, अपने बच्चों को भेजेंगे नहीं, तो फिर तुम दूसरों को क्या कहते हो मदरसा जाने के लिए? कि यार उनके पास पैसे नहीं होते, तो इसलिए तो सरकारी स्कूल में भेज दो कि नहीं, वहां पर थोड़ी शिक्षा ज्ञान की नहीं होती। मैंने कहा जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उनके अंदर ज्ञान की शिक्षा होती है। क्रिश्चियन स्कूल्स में कहीं एक जगह पर कुछ पढ़ाया जा रहा है, वो सुबह सुबह प्रेयर करवा रहे होते हैं, और वो जो प्रेयर होती है वो बिल्कुल जीसस क्राइस्ट वाली होती है। दिल्ली के अंदर बड़े से बड़े क्रिश्चियन स्कूल्स हैं, उनके अंदर जाकर देख लो, एक जगह पर भी आपको कुछ अच्छा सा मतलब सेक्युलर मिले, प्योरली क्रिश्चियन है, और वहां जाके एक मुस्लिम पढ़ रहा होता है, तो क्या वहां वो एक रिलीजन के अगेंस्ट नहीं जा रहा होता? लेकिन अपर क्लास जो फैमिलीज होती है, अपर क्लास फैमिलीज होती हैं, वो थोड़ा अपने आप को जानते हैं इस चीज को कि आगे बढ़ना है तो क्या करना है। लेकिन गरीब आदमी को तो बरगलाए रखना है ना। तो इंडिया के अंदर माइनॉरिटी अगर प्रोग्रेस नहीं कर रही, उसके पीछे एक रीजन क्या है कि भाई हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। क्यों नहीं लगवाएंगे वैक्सीन? कि भाई वैक्सीन लगवाने से है ना, मतलब वो बच्चे नहीं होंगे और हमें नपुंसक बना दिया जाएगा। मैं खबर पढ़ रहा था कि ऐसी मतलब बात फैली हुई कि नपुंसक बना दिया जाएगा। मतलब आर यू ओके? कि मतलब नपुंसक बनाने की दवाई वैक्सीन में ही दी जाएगी कि अगर लगा दिया तो और एक इंजेक्शन से नपुंसक बन जाते हैं। एक इंजेक्शन से नपुंसक बन जाते हैं। और चलो ठीक है, नपुंसक बन भी गए, तो अफवाह फैला कौन रहा है? कहां बन गया नपुंसक? सभी लगवा रहे हैं, या नाम लिख के आता है ओनली फॉर मुस्लिम्स किसी वैक्सीन के ऊपर? नहीं, ये सिर्फ बरगलाने वाली बात है। तो यहां आप देखिए, पढ़ा लिखा जो है वो अपने आप को अलग करके चलता है, और वो अपने आप को थोड़ा डिफरेंट मानकर चलेगा, और एलीट। लेकिन अगर आप पारसियों को देखो, इनसे ज्यादा तो कम मुस्लिम, इनसे ज्यादा कम तो पॉपुलेशन नहीं होगी, कुछ हजार बचे हैं, 30-40 हजार बचे हुए हैं। जैकी श्रॉफ पारसी, बोमन ईरानी पारसी, पालकी वाला पारसी, और न जाने कितने आपके चीफ जस्टिस वगैरह सारे पारसी। रतन टाटा पारसी। कौन कह देगा वो हिंदू है? पारसी है। जो कह रहा है वो पागल है। अब आप सोच कर देखिए ना कि इन लोगों ने तरक्की करी है नहीं करी? करी, क्योंकि एजुकेशन थी इनके पास। प्रोग्रेस करेगा ये आदमी अगर एजुकेशन है, शिक्षा है। नॉलेज इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ एज वेल एज नॉलेज इज वेल्थ। हेल्थ और नॉलेज, मनी इज नॉट वेल्थ। वो तो अगर आपके पास दिमाग है तो अपने आप आ जाएगा। और क्या, दिमाग है तो कुछ भी कर सकते हैं आप, जंगल में भी रह सकते हैं। लेकिन अगर दिमाग नहीं है तो आरबीआई की ट्रेजरी के बाहर, जहां हजारों करोड़ रुपया पड़ा हुआ होगा, उसके बाहर भी चौकीदारी करोगे। भाई दिमाग नहीं है तो उस पैसे का किसी काम का नहीं है तुम्हारे पास, वो पैसे की चौकीदारी कर सकते हो आप। इसलिए मैं बहुत सारे अपने दोस्तों को कह रहा होता हूं, जिनको मुआवजा मिला हुआ करोड़ों रुपए का, क्या कर रहा है? चौकीदारी कर रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ पता तो है नहीं क्या करना है। बस वो प्रॉपर्टी खरीदेगा, पैसा मिलेगा, फिर प्रॉपर्टी खरीदेगा, फिर भी कुछ तो बिजनेस कर रहा है। मैक्सिमम क्या उड़ा रहे हैं, बुद्धि नहीं है उनके पास। तो एक ना एक दिन वो पैसा खत्म हो जाएगा। बहुत सारों का मुआवजा खत्म हो गया और आज के दिन वो सर्वाइवल के लिए छोटी मोटी जॉब्स कर रहे हैं। नॉलेज नहीं थी पैसे को इस्तेमाल करने की। नॉलेज जरूरी है, और ये नॉलेज कभी आपको हारने नहीं देगी। जूस के पास नॉलेज थी, पारसियों के पास नॉलेज है। जूस आज भी क्यों जीत रहे हैं? नॉलेज है। दुनिया की इकोनॉमी पे कंट्रोल है इनका। यार 60% नोबेल प्राइज अगर ज्यूज को मिल रहे हो, और उतना इन सारे पेटेंट्स का जो पैसा है, पेटेंट से जो मिलने वाली कमाई है, 60 से 80% कमाई पेटेंट्स की अगर ज्यूज के पास जा रही हो, तो आप अंदाजा लगा कर देख सकते हैं कितनी पढ़ी लिखी कम्युनिटी होगी।
कितनी पढ़ी लिखी कम्युनिटी होगी? जितने आप साइंटिस्टों के नाम उठाकर देख लो, 80% ज्यूज मिलेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? आम आदमी यूरोप के अंदर आम आदमी इन ज्यूज को अभी भी विलन मानता था। हां, मानता था। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए, बहुत सारे एंटीसेमिटिज्म वाले, जहां पर भी कोई भी समस्या आई, किसी भी एक जू को पकड़ा, सारा भांडा उसके सर फोड़ दिया कि इसने ऐसा किया। और आम जनता बेवकूफ होती है, हां जी इसने ऐसा किया, मारो इसको, पत्थर से मारेंगे और हम मारेंगे। हिटलर ने क्या किया? हिटलर ने यही तो किया। अपनी जनता को अपने साथ लाने के लिए जूस को विलन बना दिया, स्केपगोट। और ये अकेले हिटलर ने थोड़ा ना किया था, हर किसी ने किया। हिटलर ने बस बहुत बड़े पैमाने पर किया। एग्जाम्पल, थियोडर हर्शल, फादर ऑफ मॉडर्न इजराइल। ये ऑस्ट्रिया एक कंट्री होती थी, उसके अंदर एक अच्छी पोस्ट पर थे, कोर्ट के अंदर अच्छी पोस्ट पर थे। लेकिन जब भी देखें वहां पर किसी ना किसी एंटीसेमिटिज्म थॉट को इन्हें बियर करना पड़ता, सामने वाले की गाली सुननी पड़ती, फ्रस्ट्रेट होकर ऑस्ट्रिया से अपनी जॉब छोड़ी, फ्रांस में आ गए और एक लिबरल रिपोर्टर बनने, मतलब एक इंडिपेंडेंट रिपोर्टर वाली जॉब की। हालांकि बाद में उन्होंने मैगजीन ज्वाइन कर ली। वहां उनको एक केस मिला कवर करने का कि रशिया ने फ्रांस को हराया, तो वहां एक एल्फ्रेड ट्रेफस नाम के, भाई रशिया ने फ्रांस को हरा दिया, फ्रांस को अब किसी भी तरीके से अपनी इज्जत बचानी थी फ्रेंच गवर्नमेंट को कि यार हम हार ही नहीं सकते, हमारे कैसे, तो कोई ना कोई तो रीजन होगा। तो उन्होंने क्या किया, एक जू ऑफिसर को पकड़ा, एक जू ऑफिसर को पकड़ा और सारा ठीकरा उसके सर फोड़कर यह कहा कि फ्रांस को रशिया से हराने वाला यह जू है, इसने धोखा दिया इसलिए हम हार गए। थियोडर हर्शल ने इस कहानी को जब फॉलो किया तो पता लगा हारे फ्रांस की गलतियों की वजह से ठीकरा फोड़ दिया एल्फ्रेड हसल की ट्रेफस के ऊपर। यहां से पहली बार, और ऐसा नहीं है जूस कंसिडर नहीं किए जाते थे, इससे पहले भी जूस कंसिडर हुए। नेपोलियन ने भी जूस को सपोर्ट करने की बात की थी, लेकिन अपने पॉलिटिकल एजेंडा को पूरा करने के लिए। लेकिन पहली बार थियोडर हर्शल ने वर्ड जायनिस्ट, जायन एक जगह वर्ड है जिसका नाम है हेवन, वर्ल्ड जायनिस्ट कांग्रेस बनाने का प्लान किया और सारे ज्यूज जो भी एलीट पोजीशन पर थे सबको बुलाया और उनसे बात करी। और इनके दिमाग में, और ये रियलिटी है, जब भी किसी ज्यूज के ऊपर हमला होता है, सोचकर देखिए यार, ज्यूज की शर्ट के ऊपर एक स्टार बनाया हुआ होता था, स्टार ऑफ डेविड। अब आप ये सोचिए जिस तरीके से, मतलब इनको कितना हीन भावना से देखा जाता होगा कि हर जू के यहां पर एक स्टार बना हुआ होता था और वो स्टार उनका एक मार्क होता था यह बताने के लिए कि जू है, और लोग उसे जू की नजर से देखें। यस, कोई कम्युनिटी, और अगर वो स्टार नहीं लगा रहा तो उसको जेल में डाल दिया जाता था। अगर कोई बंदा स्टार नहीं लगा रहा, जू स्टार नहीं लगा रहा, तो उसे पनिशमेंट मिलती थी। सोचिए कितना ज्यादा इनके ऊपर जुल्म होता होगा। और जब भी जुल्म होता तो ऐसी कम्युनिटी हमेशा कहानियों किस्सों में तो सुनती होगी कि हमारा एक देश था जेरूशलम, उस जेरूशलम को हमें लेना है या जो भी है, हम वहां होते तो हमारे साथ, क्योंकि वो परदेसी की तरह ट्रीट किया गया ना इनको, हमेशा 2000 साल तक परदेसी की तरह ट्रीट किया जाता रहा, 1900 साल तक। और तो हर जीव के दिमाग में एक बात आती होगी, यार हम अगर कहीं कोई देश, भाई हिंदू है, हिंदू ये कह सकता है कि हिंदुस्तान में हम मेजॉरिटी में हैं, मुस्लिम्स हैं वो ये कह सकते हैं कि 57 कंट्रीज हमारे हैं, क्रिश्चियंस हैं वो ये कह सकते हैं कि 80-85 कंट्रीज हमारे हैं। हर धर्म का अपना एक देश है। यहां ज्यूज का अपना कोई देश नहीं था जहां जाके वो ये कह सके कि मेरे धर्म के लोग जो हैं वो मेरे साथ हैं और मैं सिर्फ इसलिए परसिक्यूशन नहीं हो रहा क्योंकि मैं ज्यू हूं। यस, ये कितना प्रताड़ना सही होगी इन ज्यूज ने, ये सोचिए कितनी प्रताड़ना सही होगी।
और 1900 साल तक ये ऐसे ही रहे। हर हाईएस्ट पोजीशन पर ज्यू मिलता, ऊंचे से ऊंचे पोजीशन पर ज्यू मिलता, बड़ा सा बड़ा बैंकर ज्यू मिलता, बड़े से बड़ा ट्रेडर ज्यू मिलता, लेकिन इनका कभी कोई देश नहीं था। और यही रीजन था, हर कोई इनके साथ अत्याचार करता है। इसीलिए जब इनका एक नया साल का टाइम आता, यौम किपुर अक्टूबर के अंदर आता है, जब भी इनका नया साल आता, उस नए साल के दिन ये लोग जो भी अपना ग्लास पकड़ते और उस ग्लास के ऊपर हर बार एक कसम खाते। एक कम्युनिटी थी यार, जिसका अपना कोई देश नहीं था, और वो सिर्फ इस चीज की पनिशमेंट झेल रहे थे कि उनका अपना कोई देश नहीं था। हर जगह वो माइनॉरिटी में थे। तो इन्होंने कसम खाई, हर साल जब भी इनका नया साल आता, उस नए साल पे जाम पी के एक बात कहते, नेक्स्ट ईयर इन जेरूशलम। चाहे भावनाओं में तो था ना, जहन में तो था, नेक्स्ट ईयर इन जेरूशलम, अगले साल जेरूशलम में पिएंगे। एक कसम से खाते। 1900 साल तक इन जनरेशन्स ने कसम खाई होगी। जब ये लोग एक दूसरे से मिलते और अलविदा कहते, और अलविदा कहते हुए क्या कहते, जेरूशलम में मिलेंगे। इन बातों ने इनकी इमोशंस के अंदर, इनकी भावनाओं के अंदर, इनके दिल में, इनके जहन में जेरूशलम की याद को जगाए रखा कि एक ना एक दिन हमें जेरूशलम चाहिए। इसलिए जब थियोडर हर्सल ने वर्ल्ड ज़ायनिस्ट कांग्रेस बुलाई, तो बड़े से बड़ा ज्यू वहां पहुंचा, क्योंकि दिल में एक टीस थी, दिल में एक कसक थी डिस्क्रिमिनेशन की, कि दुनिया का हर देश का जो वासी था, चाहे वो इटालियन था, फ्रेंच था, स्पेनिश था, ब्रिटिश था, जर्मन था, जो किसी भी देश में रह रहा था, लेकिन वो ज्यू था, हर जगह परेशान था। इसलिए वो लोग पहुंचे वर्ल्ड ज़ायनिस्ट कांग्रेस। जब वो वर्ल्ड ज़ायनिस्ट कांग्रेस के अंदर पहुंचे तो सबने अटेंड की, तो वहां से उन्होंने पहली बार मांग करनी शुरू करी कि उनको उनका एक अलग देश मिले और जेरूशलम में, फिलिस्तीन में मिले। और उस टाइम पर ये जो पैलेस्तीन था, ये ऑटोमन एम्पायर का, ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता। ये इस इलाके को देखोगे तो ये पूरा ऑटोमन एम्पायर है, ऑटोमन साम्राज्य है। और यहाँ ये पहले पैलेस्तीन 5-7 शहरों का एक ग्रुप, उसे कहते थे, कोई देश नहीं था। ये एक छोटा सा इलाका था जिसे पैलेस्तिया कहा जाता था। सऊदी अरेबिया से लेकर कुछ नहीं होता था। और यहां पर अरब लोग रहते थे, और ये मुस्लिम यानी इस्लाम को मानने वाले होते थे। अरब लोग रहते थे और इस्लाम को मानने वाले होते थे। अब यहां जो सिचुएशन थी, ये पैलेस्तिया होता था। और अब हर जगह पर, यूरोप के अंदर और हर जगह पर, ये कसम खा रहे हैं कि जेरूशलम में मिलेंगे। सिचुएशन यहां से बदली, परिस्थितियां यहां से बदली। और जब वर्ल्ड ज़ायनिस्ट कांग्रेस आया, सब चीजें आई, तो यहां पर दुनिया लड़ रही थी, बट रही थी। ये ज़ायनिस्ट कांग्रेस भी स्ट्रांग हो रही थी, जूस का इनको सपोर्ट मिल रहा था, और कहीं ना कहीं एक तरीके का एक ग्रुप बन चुका था, जो कहीं ना कहीं प्रेशर ग्रुप की फॉर्म में काम कर रहा था। वर्ल्ड ज़ायनिस्ट कांग्रेस, ज़ायनिस्ट कांग्रेस। अब आ गया वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में 1914 से लेकर और 1918 तक वर्ल्ड वॉर 1 चला। तो 1917 में बेल्फोर डिक्लेरेशन हुई, बेल्फोर घोषणा हुई। और ये बेल्फोर जो हैं, वो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन होते थे। इन्होंने कहा पैलेस्टीन इज द न्यू नेचुरल होमलैंड ऑफ जूस, नेचुरल होमलैंड ऑफ जूस। पैलेस्टीन जो है वो ज्यूज का प्राकृतिक घर है। और अगर ब्रिटेन ये जीत गया
ऑटोमन एम्पायर को हरा दिया, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर ब्रिटेन के अगेंस्ट लड़ रहा था, तो हम पैलेस्टीन को ज्यूज को दे देंगे। यानी ये पहला ऐसा मामला था दोस्तों जब किसी वर्ल्ड पावर ने, दुनिया की किसी बड़ी शक्ति, ब्रिटेन जैसी शक्ति ने ज्यूज के इशू को सपोर्ट किया, और यहां से हिटलर और ज्यूज की दुश्मनी शुरू होती है। कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको जरूर बनाएंगे। धन्यवाद। You can download our app from Play Store for free live demo classes.